अब मैन्सफील्ड पार्क चैप्टर 36 में हम देखते हैं कि एडविन बर्ट्रम को लगता है कि वो फैनी प्राइस की दिल की सारी बातें अच्छी तरीके से समझता है, और एडविन बर्ट्रम चला जाता है सर थॉमस बर्ट्रम के पास, और वो सर थॉमस बर्ट्रम को कहता है कि फैनी प्राइस को थोड़ा सा टाइम और स्पेस दिया जाए अबाउट सोचने के लिए अबाउट हेनरी क्रॉफर्ड्स प्रपोजल से। इस तरीके से मैन्सफील्ड पार्क चैप्टर 36 की शुरुआत होती है। अब मैन्सफील्ड पार्क अब हम देखते हैं कि मैन्सफील्ड पार्क में मैरी क्रॉफर्ड आई हुई है, और मैरी क्रॉफर्ड और फैनी प्राइस की मुलाकात होती है। तो फैनी प्राइस और मैरी क्रॉफर्ड अकेले में बात करने के लिए ऊपर ईस्ट रूम की ओर चले जाते हैं। अब मैरी क्रॉफर्ड बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करने लगती है फैनी प्राइस के बारे में, जहाँ पर वो बोलती है कि वो यहाँ पर पहले तब आई थी जब एडमंड और मैरी क्रॉफर्ड दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे रिहर्स कर रहे थे ऑफ प्ले। तो और वो ये भी बताती है कि कैसे अचानक से जब सर थॉमस बर्ट्रम आ गए थे और उनका पूरा प्लान उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर मैरी क्रॉफर्ड ये भी बताती है कि वो एक पक्का इरादा बनाकर आई थी कि वो खरी खोटी सुनाएगी फैनी प्राइस को, वो उस पर गुस्सा करेगी, पर अब उसका दिल ये नहीं कह रहा है, क्योंकि दो वजह है। पहला तो वो फैनी प्राइस के साथ प्यार करती है, और दूसरी बात ये है कि वो लंबे समय तक अब फैनी प्राइस को देख नहीं पाएगी। तो ये सारी जब अच्छी अच्छी बातें करती है मैरी क्रॉफर्ड, तो फैनी प्राइस की आंखें भर आती है। तो अब मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि मैरी क्रॉफर्ड यहाँ पर एक तरीके से मैनिपुलेट करने आई है फैनी प्राइस को। अब मैरी क्रॉफर्ड फैनी प्राइस को बताती है कि जब हेनरी क्रॉफर्ड ने प्रपोज किया था उसके पहले से ही हेनरी फैनी प्राइस को पसंद करता था। इसके लिए वो एक प्रूफ भी देती है, जहाँ पर मैरी क्रॉफर्ड कहती है कि तुम्हें पता है कि एक नेकलेस जो मैंने दिया था तुम्हें, वो नेकलेस का आइडिया एक्चुअली वो मेरा नहीं था बल्कि हेनरी क्रॉफर्ड का था। हेनरी क्रॉफर्ड को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि तुम कभी भी उसके हाथ से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगी। तो इनडायरेक्टली मैरी क्रॉफर्ड को बीच में लाया गया और इस तरीके से नेकलेस जो है वो फैनी प्राइस को दिया गया। अब इस समय पर फैनी प्राइस बोलती है कि मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ है, उसे ये आइडिया के बारे में वो एक्चुअली वाकिफ़ थी, और वो कहती है कोट आई वॉज क्वाइट बट आई वॉज नॉट ब्लाइंड। सो ये फैनी प्राइस ने ये लाइन्स बोली है कि आई वॉज क्वाइट बट आई वॉज नॉट ब्लाइंड। तब मैरी क्रॉफर्ड कहती है कि अनलकीली हैरी क्रॉफर्ड एक सैड फ्लर्ट है, और इसी के साथ एक सबूत भी देती है कि वो फैनी प्राइस के साथ हेनरी क्रॉफर्ड फैनी प्राइस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा, इनफैक्ट वो दिल से उसे प्यार करता है। और इसके सबूत भी वो पेश करती है बाय सेइंग कि उसने फैनी प्राइस के लिए विलियम को प्रमोशन के लिए मदद की है। सो मैरी क्रॉफर्ड इस तरीके से अपने भाई को डिफेंड करती है। फिर फैनी प्राइस कहती है कि उसे वो पुरुषों से सख्त नफरत है जो महिलाओं के अफेक्शन के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसा फैनी प्राइस कहती है, और इसका एक अच्छी लाइन बोलती है फैनी प्राइस, I cannot think well of a man who sports with any woman's feeling, and there may often be a great deal more suffered than a stander-by can judge of. So, इस तरीके से फैनी प्राइस कहती है कि वो एक इंसान पर भरोसा नहीं कर सकती जो हमेशा ही वुमेन के अटेंशन के लिए उनके साथ फ्लर्ट करते हैं।
अब हम देखते हैं चैप्टर 36 ख़त्म होते होते मैरी क्रॉफर्ड और फैनी प्राइस गले मिलते हैं। फैनी को खुशी है कि जिस तरीके से उसने सोचा था कि उनका कॉन्वर्सेशन जाएगा उस तरीके से नहीं गया, बल्कि काफ़ी अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ बिटवीन मैरी क्रॉफर्ड एंड फैनी प्राइस। फिर हेनरी क्रॉफर्ड भी आता है मैंसफील्ड पार्क पर। तो उस दिन हेनरी क्रॉफर्ड काफ़ी चुपचाप होता है और कुछ समय के लिए फैनी का हैंड प्रेस करने के बाद वो हैरी क्रॉफर्ड और हेनरी क्रॉफर्ड रवाने हो जाते हैं। अब चैप्टर 37 में हमें देखने मिलता है कि सर थॉमस बर्ट्रम जो है वो नोटिस कर रहे हैं फैनी प्राइस को बड़ी ध्यान से, क्योंकि उनको लगता है कि शायद फैनी प्राइस मिस कर रही है हेनरी क्रॉफर्ड को। पर फैनी प्राइस के हार व्यवहार से कुछ पता नहीं चलता सर थॉमस बर्ट्रम को कि फैनी प्राइस एक्चुअली में मिस कर रही है या नहीं हेनरी क्रॉफर्ड को। तो वो फैनी प्राइस के सबसे अच्छे दोस्त और सर थॉमस बर्ट्रम के बेटे एडमंड बर्ट्रम के पास जाते हैं सर थॉमस। सर थॉमस बोलते हैं कि प्लीज़ फैनी प्राइस पर थोड़ा ध्यान दो और उसके बिहेवियर से जज करो कि वो हेनरी क्रॉफर्ड को मिस कर रही है या नहीं कर रही है। तो एडमंड बर्ट्रम भी काफ़ी फैनी प्राइस को नोटिस करता है और देखता है कि कुछ खास चेंजेस है नहीं फैनी प्राइस के बिहेवियर में। अब चैप्टर 37 में हमें पता चलता है कि विलियम प्राइस जो फैनी प्राइस का भाई है वो बहुत जल्दी मैंसफील्ड पार्क आने वाला है। सर थॉमस बर्ट्रम के दिमाग में एक खुराफती आइडिया आता है। वो सोचते हैं कि क्यों ना फैनी प्राइस को विलियम प्राइस के साथ पोर्ट्समाउथ भेज दिया जाए, जो फैनी प्राइस और विलियम प्राइस का ओरिजिनली घर है। अब व्यूअर सोच रहे होंगे सर थॉमस बर्ट्रम कितने अच्छे हैं, फैनी प्राइस के बारे में कितना सोचते हैं। पर यहाँ पर सर थॉमस बर्ट्रम का प्राइम मोटिव ये नहीं है कि फैनी प्राइस अपने पेरेंट्स से मिले और खुश हो, बल्कि इनका ये मोटिव है कि वो देखे कि लग्जरीज जो उसने मैंसफील्ड पार्क में देखी है और जो पोर्ट्समाउथ में वो डिफरेंस देखेगी तो उसे समझ में आएगा कि हेनरी क्रॉफर्ड का प्रपोजल कितना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो लग्जरीज उसके मैंसफील्ड पार्क में जिसकी उसकी आदत पड़ चुकी है फैनी प्राइस को, वो जो चीज़ है वो सिर्फ हेनरी क्रॉफर्ड ही दे सकता है फैनी प्राइस को। अब ये सर थॉमस बर्ट्रम का एक आइडिया होता है मैनिपुलेट करने के लिए फैनी को, ठीक है। यहाँ पर बुक में इसको ये प्लान को एज अ मेडिसिनल प्रोजेक्ट डिस्क्राइब किया गया है। अब जो ये प्लान है सर थॉमस बर्ट्रम का फैनी प्राइस को पोर्ट्समाउथ में छोड़ने का, तो फैनी प्राइस काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 7 साल के बाद वो अपने पेरेंट्स से मिलने वाली थी, अपने सिबलिंग्स से मिलने वाली थी। तो फैनी प्राइस खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ एडमंड बर्ट्रम भी काफ़ी खुश होता है फैनी प्राइस के लिए और उसे कोई एतराज़ नहीं है अगर वो पोर्ट्समाउथ में चली जाए। वहीं लेडी बर्ट्रम थोड़ी सी खफा हो जाती है, क्योंकि उनको अब फैनी की कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी है। तो फिर भी सर थॉमस बर्ट्रम राजी कर लेते हैं लेडी बर्ट्रम को कि कुछ समय के लिए वो फैनी प्राइस के बिना रह ले, ठीक है। लेडी बर्ट्रम भी राज़ी हो जाती है फैनी प्राइस को खुशी खुशी पोर्ट्समाउथ में छोड़ने के लिए। अब मिसेस नॉरिस को कहीं से पता चल जाता है कि विलियम प्राइस और फैनी प्राइस की जो फंडिंग है, ट्रिप की फंडिंग, वो पे करने वाले हैं सर थॉमस बर्ट्रम, सारा खर्चा उठाने वाले हैं सर थॉमस बर्ट्रम। मिसेस नॉरिस को भी लगता है चलो हम भी चले जाए अपनी बहन से मिलने के लिए, मतलब फैनी प्राइस की मॉम से मिलने के लिए। पर एनीवेज एट द लास्ट मोमेंट वो कैंसिल कर देती है ये प्लान को। चैप्टर 37 ख़त्म होते होते फैनी प्राइस और एडमंड बर्ट्रम डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर एडमंड बोलता है कि वो फैनी प्राइस को लेटर्स लिखेगा
और एडमंड ये भी बताता है कि वो सोच रहा है कि वो मैरी क्रॉफर्ड को प्रपोज करेगा। अब फैनी प्राइस जो लास्ट रात रहने वाली थी मैन्सफील्ड पार्क, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग को तो वो मैन्सफील्ड पार्क छोड़ने वाली थी और पोर्ट्समाउथ जाने वाली थी, तो पिछली रात को वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। आइए देखते हैं मैन्सफील्ड पार्क चैप्टर 38। चैप्टर 38 में हमें देखने मिलता है कि विलियम प्राइस और फैनी प्राइस निकल पड़ते हैं फ्रॉम मैन्सफील्ड पार्क टू पोर्ट्समाउथ के लिए। अब बीच में वो ऑक्सफोर्ड आता है और ऑक्सफोर्ड में वो एक छोटी सी झलक ले पाती है फैनी प्राइस ऑक्सफोर्ड कॉलेज की। अब ये ऑक्सफोर्ड कॉलेज वही कॉलेज है जहाँ पर एडमंड ने अपनी पढ़ाई की थी। उसकी एक झलक देखती है फैनी प्राइस और उसके बाद वो एक स्टॉप लेते हैं न्यूबेरी में। न्यूबेरी में एक स्टॉप लेने के बाद जहाँ पर वो अपना डिनर लेते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से रवाना हो जाते हैं पोर्ट्समाउथ के लिए। अब पोर्ट्समाउथ में वो चैप्टर 38 में हम देखते हैं कि विलियम प्राइस और फैनी प्राइस पोर्ट्समाउथ पहुँच गए हैं जो उनका चाइल्डहुड होम है। अब विलियम प्राइस और फैनी प्राइस जब फाइनली पोर्ट्समाउथ पहुंच गए तो पहला इंसान उनको मिलता है वो है मेड सर्वेंट। ठीक है, अब ये मेड सर्वेंट हेल्प करने के बदले या उनको ग्रीट करने के बदले एक्साइटेड होती है न्यूज़ देने के लिए अबाउट द थ्रश। अब ये द थ्रश क्या है? थ्रश एक शिप है, तो विलियम को वो शिप के बारे में न्यूज़ देने के लिए वो ज़्यादा एक्साइटेड होती है। अब आगे चलकर हमें देखने मिलता है कि किस तरह से जो प्राइस हाउस होल्ड है वो एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड है, एकदम अटर केओस में है। पहले तो एक स्क्वॉबल हो जाता है, स्क्वॉबल मतलब फाइट हो जाता है बिटवीन रेबिका एंड सैम, क्योंकि दोनों को लगता है कि जो फैनी प्राइस का ट्रंक है, मतलब जिसमें सामान भरा हुआ है फैनी प्राइस का, उसका जो तरीका है उठाने का, उसके रिलेटेड फाइट हो जाती है। सेकेंड, कोई प्रॉपर ग्रीटिंग नहीं होती है। इनफैक्ट उसके डैड भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं फैनी प्राइस को ग्रीट करने में। और थर्ड, हम देखते हैं कि जो मिसेस प्राइस मतलब फैनी प्राइस ने ऑर्डर दिया था कि टी सर्व की जाए विलियम प्राइस और फैनी प्राइस को, वो टी कभी आती ही नहीं है। फाइनली सुजैन लेकर आती है, पर ये जो ऑर्डर है वो रेबिका के लिए था, वो कभी भी वो टी आती ही नहीं है। तो आप देखोगे कि मैन्सफील्ड पार्क में कितना प्रोफेशनल सर्वेंट है, जहाँ पर यहाँ पर आप देखोगे कि रेबिका जो एक मेड सर्वेंट है वो एक तरफ दिखता है कि वो फाइट कर रही है सैम के साथ, दूसरी तरफ टी का ऑर्डर दिया वो भी नहीं लाई, और जब उसे ग्रीट करना चाहिए था फैनी प्राइस और विलियम प्राइस को तो उसे भी कुछ खास ग्रीट किया नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर रोशनी के लिए आग जलाई गई थी वो आग भी ख़त्म हो गई है, तो वहाँ पर कैंडल भी नहीं मिल रहा है किसी को। सर यहाँ पर एकदम अटर केओस है, जहाँ पर एकदम कॉन्ट्रास्टिंग व्यू है और बर्ट्रम हाउस होल्ड, जहाँ पर सब शांति से एकदम ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड घर है, एकदम प्रोफेशनल सर्वेंट्स है वहाँ पर। सो यहाँ पर एक पुअर डिस्क्रिप्शन दिया गया है अबाउट प्राइस हाउस होल्ड। अब फैनी प्राइस अपनी बहन बेट्सी को देख रही होती है, तब उसे अचानक से याद आता है कि कैसे उसकी बहन और एक थी मैरी प्राइस और उसकी मौत हो गई जब वो मैन्सफील्ड पार्क चली गई थी। ये सब याद करने के बाद फाइनली फैनी प्राइस और सुजैन प्राइस एक छोटे से रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ एंड होता है चैप्टर 38। चैप्टर 38 ख़त्म होते होते आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर जो मेन थीम है वो है मैनर्स वर्सेस मोरालिटी। ठीक है, मेन थीम यहाँ पर देखने आपको मिलेगी मैनर्स वर्सेस मोरालिटी। अब चैप्टर 39 में हम देखते हैं कि विलियम सी उसके काम की ओर चला गया है और फैनी प्राइस रह गई है प्राइस हाउस होल्ड में। और
फैनी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिवर्स है जो उसने सोचा था अपने पेरेंट्स के घर के बारे में। इनफैक्ट नरेटर पूरा डिस्क्रिप्शन देती है कि फैनी सोचती है इट वॉज द अबॉर्ड ऑफ नॉइस, डिसऑर्डर एंड impropriety. Nobody was in their right place, nothing was done as it ought to be. She could not respect her parents as she had hoped. तो इस तरीके से आप देखते हो कि फैनी का बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है पॉट्समाउथ में। अब फैनी प्राइस के फादर का डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। उसके फादर को डिस्क्राइब किया गया है एज ही वॉज मोर नेग्लिजेंट ऑफ हिज फैमिली, हिज हैबिट्स वर वर्स एंड हिज मैनर्स कोअर्सर. He read only the newspaper and the navy list. He talked only of the dockyard and harbor. He swore and he drank. He was dirty and gross. अब नरेटर आगे डिस्क्राइब करती है फैनी की मदर को। फैनी के मदर को डिस्क्राइब किया गया है एज मदर वॉज पार्शियल, इल जजिंग पेरेंट, अ ट्वाडल, अ स्लैटर, who neither taught nor restrained her children, whose house was the scene of mismanagement and discomfort from beginning to end, and who had no talent, no conversation, no affection towards herself. जो नरेटर है वो आगे चलकर ये भी बताती है कि मिसेस नॉरिस ज़्यादा रिस्पेक्टेबल मदर होती ऑफ 9 चिल्ड्रेन, इवन अगर स्मॉल इनकम होती तो। अब चैप्टर 39 में जिस तरीके से फैनी के पेरेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है बाय नरेटर, आप समझ सकते हो कि फैनी ना तो अच्छा रैपो बना पाई है अपनी फादर के साथ, ना ही अच्छा रैपो बना पाई है अपनी मदर के साथ। फिर भी वो ये डिसअपॉइंटमेंट बताती नहीं है, हालांकि वो अपना हेल्प करने के लिए अपनी मॉम के पास चली जाती है और सारी छोटी मोटी चीज़ों में वो हेल्प आउट करने की कोशिश करती है। अब चैप्टर 39 एंड होते होते नरेटर एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देती है, इनफैक्ट कॉन्ट्रास्टिंग व्यू देती है ऑफ मैन्सफील्ड पार्क और प्राइस हाउस होल्ड के बारे में। अब ये लाइंस को बहुत अच्छी तरीके से देखना, ठीक है। मैं ये पेज को 2 तरीके से डिवाइड कर रही हूँ। एक तरफ मैन्सफील्ड पार्क के लिए लाइंस जो नरेटर्स ने लिखी है वो मैं आपको बताती हूँ, और दूसरी तरफ नरेटर ने जो प्राइस हाउस होल्ड के लिए लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो नरेटर मैन्सफील्ड पार्क के बारे में बताती है। एट मैन्सफील्ड नो साउंड्स ऑफ कंटेंशन, नो रेज्ड वॉइस, नो अब्रप्ट बर्स्ट, नो थ्रेड ऑफ वायलेंस वॉज एवर हर्ड. All proceeded in regular course of cheerful orderliness. Everybody had their due importance. Everybody's feelings were consulted. ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ मैन्सफील्ड। अब दूसरी ओर डिस्क्रिप्शन दिया गया है अबाउट प्राइस होल्ड। द डोर्स वर इन कॉन्स्टेंट बैंगिंग, द स्टेयर्स वर नेवर एट रेस्ट, nothing was done without a clatter, nobody sat still and nobody could command attention when they spoke. Everybody was noisy, every voice was loud. So ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग डिस्क्रिप्शन दिया गया है अबाउट मैन्सफील्ड पार्क एंड प्राइस हाउस होल्ड। अब चैप्टर 40 में हम देखते हैं कि फैनी प्राइस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है जब उसे मैरी क्रॉफर्ड से लेटर मिलता है। वैसे तो उसे खास दिलचस्पी नहीं होती है पिछले चैप्टर्स में, पर ये चैप्टर में वो काफ़ी एक्साइटेड होती है। इसका रीज़न ये होगा कि पॉट्समाउथ की स्थिति देखने के बाद, उसके घर की स्थिति देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड हो गई थी पॉट्समाउथ के लाइफस्टाइल के साथ। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है, एक्साइटेड होती है मैरी क्रॉफर्ड का लेटर पढ़ने में, क्योंकि अभी उसे कुछ और बाहर की न्यूज़ मिलेगी अपार्ट फ्रॉम पॉट्समाउथ।
अब मैरी क्रॉफर्ड यहाँ पर थोड़े बहुत डिटेल्स बताती है कि जैसे हेनरी क्रॉफर्ड नॉर्फॉल्क गए हुए हैं फॉर बिजनेस, उसके बाद उसकी मुलाकात होती है जूलिया एंड मिसेस रशवर्थ के साथ। देन ये भी बताती है कि जूलिया और मिस्टर येट्स के बीच में कुछ तो भी सीन चल रहा है, और एडमिन के बारे में भी वो जिक्र करती है कि वो आजकल मैन्सफील्ड पार्क ही रह रहे हैं। सो ऐसे थोड़े बहुत डिटेल्स मैरी क्रॉफर्ड ने दिए थे इन दी लेटर। अब चैप्टर 40 में हम देखते हैं कि फैनी एक सिल्वर नाइफ खरीदती है और उसे अपनी बहन बेट्सी को दे देती है। अब ये जो नाइफ है वो क्यों देती है फैनी प्राइस? बिकॉज बेट्सी हमेशा चुरा लेती है सुजैन से। सुजैन प्राइस जो फैनी प्राइस की बहन है, दूसरी बहन है। अब सुजैन को नाइफ, सिल्वर नाइफ अपनी स्वर्गवासी बहन मैरी प्राइस से मिली थी और उसका एक सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच्ड है सुजैन के लिए। इसलिए फैनी प्राइस जो है वो बेट्सी को दे देती है ताकि वो सुजैन से चुराना बंद कर दे, और सुजैन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है फैनी प्राइस की इस हेल्प के बाद। मैन्सफील्ड पार्क चैप्टर 40 में मैं आपको बता दूँ, ये नाइफ जो है सिल्वर नाइफ का, इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिंबल है। ठीक है, अब ये जो है वो सिंबलाइज करता है डेथ को, सेक्रीफाइस को, लिबरेशन को, इनफैक्ट नॉलेज को भी। ठीक है, तो आगे चलकर आप देखोगे कि कैसे फैनी जो है वह अपनी बहन को पढ़ना लिखना सिखाती है, और ये भी देखोगे कि सुजैन को काफ़ी ज़्यादा बुक से प्यार होने लगता है। कहीं ना कहीं वो अपनी सिचुएशन से लिबरेटेड हो गई है, ये बताना चाह रही है जेन ऑस्टन हमें। ठीक है, इसी के साथ एंड होता है हमारा चैप्टर 40। ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 40। इनकेस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैन्सफील्ड पार्क की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। थीम्स, सिम्बल्स, मोटिव्स, समरी, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे वाले वीडियो में मैं इंश्योर करूँगी कि 40 से लेकर 41, इनफैक्ट 41 से लेकर 48 की सारी समरी, थीम्स, मोटिव्स मैं कवर करूँ आने वाले वीडियो में। इसी के साथ एंड करते हैं हमारा आज का ये सेशन। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो।